एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब आसानी के साथ जीत लिया है। जगदीप धनखड़ मुल्क के नए नायब सदर जमहूरिया होंगे। जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले, जबकि ऑपोजिशन की उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले। नायब सदर जमहूरिया के चुनाव में 725 अरकान ने वोट डाला। 15 वोटों को गैर कारकर्द करार दिया गया। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ से मुलाकात करके उन्हें जीत की मुबारकबाद पेश की। Necessary for being elected to the office of Vice President of India was determined to be 356 votes. On the basis of counting, Shri Jagdeep Dhankar secured 528 first preference votes and Srimati Margaret Alva 182 votes. I will be forwarding to the Election Commission of India Form 7 under Rule 35(1)(c), which is the return of election to the office of the Vice President of India, and also a declaration of result of election under Section 11 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, read with Rule 35 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974. Election Commission of India would then prepare the certification of the election of Shri Jagdeep Dhankar as the Vice President of India, jointly signed by the Chief Election Commissioner of India Shri Rajiv Kumar and Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey. जमाते इस्लामी हिंद ने यकसा सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए जमाते इस्लामी हिंद के नायब सदर एस अमीनुल हसन ने कहा कि आईन के रहनुमा उसूल में शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें कही गई थी, उन पर बहस क्यों नहीं होती है। उन्होंने कहा अगर यकसा सिविल कोड की बात है तो फिर हाउसिंग कॉमन सिविल कोड पर भी बात होनी चाहिए। अमीनुल हसन ने कहा कि कॉमन सिविल कोड पर एक राय होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खुद हिंदू फिरके में भी अलग अलग रीति रिवाज हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस पर इत्तेफाक राय होता है तो फिर उसको देखा जाएगा। सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुछ चीज़ें हुई हैं, कई मीटिंग हुई हैं और ये मुद्दा लगातार देश की राजनीति में उठता रहता है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष एस अमीनुल हसन साहब। आज इस बारे में सवाल भी पूछा गया, आप लोगों का सीधे तौर पर इस पर क्या रुख है? भाई हम तो कहते हैं कि सिविल कोड वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप कैसे शादी करना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी की तकसीम कैसे करना चाहते हैं, आपका रिलीजन कैसे कहता है, आपके बड़ों ने कैसे बताया, वो आपकी मर्जी है। मैं जैसे करता हूँ वो मेरी मर्जी है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम ये समझते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान में यूनिफॉर्मिटी के लिए आप इनकम में यूनिफॉर्मिटी इनकम कोड क्यों नहीं लाते, आप यूनिफॉर्म हाउसिंग कोड क्यों नहीं लाते, आप यूनिफॉर्म अपॉर्चुनिटी कोड क्यों नहीं लाते कि हर बंदे को, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि सिख हो ईसाई हो, सबके लिए एक कोड हो कि भाई मुकामी जगह में नौकरियों में उनका इतना परसेंटेज मिलेगा, वो जाएंगे नौकरी करेंगे, रोजी रोटी कमाएंगे। तो यहाँ तो वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो ना यूनिफॉर्म इनकम कोड की बात हो रही है, ना यूनिफॉर्म हाउसिंग कोड की बात हो रही है। लोग तो फुटपाथ में पड़े हुए हैं और मालदार तो बड़े से बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सब जो है हम समझते हैं कि लोगों को सेंसेशनल बनाना है और असल चीज़ों से लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना है। अगर देखें तो जब भी ये मौजू उठाया जाता है किसी खास पार्टी की तरफ से, तो अक्सर जो हमारा संविधान है, हमारा दस्तूर है, उसके एक आर्टिकल की दलील दी जाती है, आर्टिकल 44 के, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो फिर इस पर आप कैसे कह सकते हैं कि इससे पीछे हटना चाहिए? हमने कहाँ पीछे हटना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और बहुत सी बातें हैं। शराबबंदी की बात है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और हमें मालूम है, साइंटिफिक हकीकत है कि शराब का क्या नुकसान हो रहा है, फैमिलीज कैसे जो है ख़त्म हो रही हैं और उसके नतीजे में बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। और हिंदुस्तान जितना गवर्नमेंट को टैक्स आता है उससे 4 टाइम्स ज़्यादा जो है वो अल्कोहलिक रिलेटेड इवेंट्स में लगाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो भी है। तो ये देखना पड़ता है सियासतदानों की अक्लमंदी और दानिशमंदी, और उनका विजडम बताएगा कि इस वक्त हमारी क्या ज़रूरत है। क्या हमारी ज़रूरत है कि मेरी और आपके घर की शादी एकसा हो जाए, या ये ज़रूरत है कि मेरी और आपकी भूख मिट जाए? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, उनमें से प्रायोरिटाइज करना ये वक्त की हुकूमत का काम है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की जानिब से घर घर तिरंगा के जवाब में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज ने 10 से 15 अगस्त तक चलने वाली इस मुहिम को आज लॉन्च किया। इस मुहिम के दौरान MIM के कारकुन सोशल मीडिया पर मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के फोटो,
और जानकारी पोस्ट करेंगे, जबकि बहुत सारे प्रोग्राम भी किए जाएंगे। इस सिलसिले में न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए कलीमुल हफीज ने कहा कि जंग आजादी में मुसलमानों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। मुसलमानों की क्या कुर्बानियां रहीं, इसको लेकर दिल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बाज़ाब्ता एक कैंपेन चलाने जा रही है। आज उसका ऐलान किया गया है। सदर कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये अभियान चलाएंगे, कैसे ये चलेगा और इसके पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद है मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करना, और ये हमारे दिल्ली MIM का हर कार्यकर्ता अपने तौर पर मुजाहिदीन आज़ादी की फ़ोटो लगाएगा और उनकी कुर्बानियों के बारे में शॉर्ट में लिखेगा और उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा, चाहे वो वीडियो की शक्ल में हो, चाहे वो राइटिंग की शक्ल में हो या फिज़िकल प्रोग्राम की शक्ल में हो। क्योंकि मुल्क 75वीं सालगिरह मना रहा है आज़ादी की, तो ऐसे में हमारे जो मुजाहिदीन आज़ादी हैं उसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है हिंदुस्तानी मुसलमानों का है इस मुल्क को आज़ाद कराने में। तो आखिर उनका जो नुमाया किरदार है वो आम आवाम के सामने आना चाहिए, तो उसको लेके ये अभियान है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की कुर्बानियों को देश के सामने आना चाहिए, लेकिन आज़ादी की जो लड़ाई थी वो हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर लड़ी थी। तो सिर्फ मुसलमानों की बात आप क्यों करते हैं? क्यों आप जो है मजहब की ऐनक से जो है आज़ादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं? देखिए, कुछ लोग हैं जो मुसलमानों की देशभक्ति और हुब्बुल वतनी पे सवाल खड़ा करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर मुल्क की आज़ादी में जिन्होंने सबसे बड़ा रोल अदा किया यानी मुसलमानों ने, उनकी कुर्बानियाँ आम आवाम के सामने आनी चाहिए। और ये जो नफ़रती लोग हैं जो समाज को बांट रहे हैं, इनको इसी के तहत जवाब दिया जा सकता है। इसीलिए अभी हैदराबाद में हमारा नेशनल सेमिनार हुआ, इंटरनेशनल सेमिनार हुआ, और उसके बाद हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी रोज़ाना ट्वीट करते हैं मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में। और अब हमने भी ये तय किया है दिल्ली MIM ने कि हम डेली बेसिस पे 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में लोगों को बताएं। चूँकि तादाद बहुत है, 1857 की क्रांति में ही तकरीबन 1 लाख मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था, तो इसलिए सबको तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसमें जो नुमाया किरदार हैं उनको हम आम आवाम में ले जाने की कोशिश करें। तो ये MIM की वो कैंपेन है जो कहना चाहिए तिरंगा अभियान भारत सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है, उस पर विवाद हो रहा है, और इस बीच MIM की तरफ से ये नया कैंपेन लॉन्च किया गया है। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जमात इस्लामी हिंद ने घर घर तिरंगा को लेकर हो रहे तनाज़े के दरमियान इस पूरे मामले को गैर जरूरी बताते हुए इसे टोकनिज्म बताया है। न्यूज 18 उर्दू से बात करते हुए जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा कि सिर्फ तिरंगा लहराने से कुछ नहीं होगा और झंडे की मुखालफत कोई नहीं कर सकता। सब तिरंगा लहराते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या हम गुर्बत मिटा सके हैं, क्या सब लोगों को खाना मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के जो असल मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो देनी चाहिए। को लेकर चल रहे तनाज़े में जमात इस्लामी हिंद की शमूलियत हुई है। आज जमात की तरफ से बयान आया है और इसको टोकनिज्म कहा गया है। हमारे साथ हैं जमात इस्लामी हिंद के नायब सदर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमारा जो 75वीं आज़ादी का जो जश्न है वो बहुत धूमधाम से होना चाहिए, तो आप इसको टोकनिज्म क्यों कह रहे हैं? देखिए, हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और हम सब खुश हैं इस बात से। और 75 साल में इस मुल्क ने एक सफ़र किया है। हर योम आज़ादी हम खुशी के साथ मनाते हैं और 75वां योम आज़ादी हम ख़ास खुशी के साथ मनाएंगे। मगर इसके साथ साथ ये हमें ये सोचने का भी मौका दे रहा है कि 75 साल में हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, हमसे कहाँ चूक हुई है, हमारा मुल्क जहाँ जाना चाहिए वहाँ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ये बातें भी सोचने की ज़रूरत है। जो ज़िंदा कौमें होती हैं, हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ा मुल्क है, तो हमें दोनों पहलुओं को सोचना है कि हमने साइंस, टेक्नोलॉजी और दूसरे मैदानों में बहुत तरक्की की है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गरीब का हाल क्या है, हमारी एजुकेशन का हाल क्या है, और इस मुल्क में जो कमज़ोर तबकात हैं उनका क्या हाल है, माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कैसे सोचते हैं, लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी, हमारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो किस कदर मुतासर हो रहे हैं, हमारा मॉरलिटी और हमारा कैरेक्टर और किरदार इस मुल्क का वो कैसे ये सब पहलुओं पर सोचने की